Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चल रही है। आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बच्चों ने डाउट कहा है। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन ऑल रियल नंबर। आर इन आर का मतलब होता है रिलेशन आर दैट इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब इनपुट भी रियल है और आउटपुट भी रियल है। ओके, नाउ रिलेशन इज गिवन आर is the combination of set of element a comma b such that a is less than or equal to b का क्यूब। चलिए, a is less than b का क्यूब कह रहा है कि ये सही है या गलत है। तो देखिए, आपके पास जो रिलेशन डिफाइन करना है वो आर में डिफाइन करना है, आर टू आर में। मतलब यहां भी रियल नंबर है पूरा और यहां भी पूरा का पूरा रियल नंबर है। ठीक है, अब आप यदि बात करें, कुछ नंबर ले लें आप, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर पे भी -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब पहली चीज है a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। तो a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, मेरे को पॉजिटिव साइड में तो समझ में आ रहा है कि हमेशा नंबर जो होगा उसके क्यूब से छोटा होगा या इक्वल होगा। पॉजिटिव साइड तो वेरीफाई कर देगी, नॉलेज सिंपल है एकदम। बट निगेटिव साइड के लिए मैं बात करता हूं कि क्या निगेटिव साइड में मैं -2 को 2 से रिलेट कर सकता हूँ क्या? है ना, -2 को 2 से रिलेट कर सकता हूँ। जैसे -2 को किससे रिलेट करना है? -2 से। तो देखिए माइनस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की जो बात होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, है ना। यू नो, फॉर रिफ्लेक्सिव a कॉमा a बिलोंग्स टू r। यहां पर मैं मान लेता हूं लेट a इक्वल्स टू -2 एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू -2, क्योंकि बात a और b की हो रही है। क्लियर? सो -2 का क्यूब जो है वो किससे छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? -2 का क्यूब, सॉरी, a इज लेस देन b का क्यूब, गलत बोल गया मैं। सो -2 इज लेस देन -2 का क्यूब, राइट। -2 इज लेस देन -2 का क्यूब, दैट इज -2 इज लेस देन -8। बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि -2 -8 से बड़ा होगा, ना कि छोटा होगा। तो विच इज फॉल्स। सो आई कैन राइट हियर विच इज फॉल्स। क्लियर? सो -2 comma -2 does not belongs to R, मतलब it is not the part of relation. Okay, and as it not the part of relation और रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है, so given relation R is not reflexive, right? क्लियर? तो ये पहली चीज हो गया रिफ्लेक्सिव। अब इन्होंने 1/2 से कर दिया है, एज 1/2 कॉमा 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का होल क्यूब, और यहां पर बात करी गई है लेसर और इक्वल की, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? तो मर्जी आपकी, आप चाहे जो एलिमेंट लेना हो आप देख लें। चलिए सेकेंड बात करते हैं, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू आर देन b कॉमा a शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। चलिए, तो a कॉमा b अगर बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, 1,2 ले लेता हूं। ओके, लेट 1,2 ओके इज बिलोंग्स टू आर। देखिए, तो ये हमने 1,2 इस मान लिया है, और 1 का क्यूब जो होगा दैट इज लेस देन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, है ना। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, कंडीशन बनेगी a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब विच इज ट्रू, एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8। क्लियर? सो ये तो ट्रू है ना। तो नाउ फॉर 2,1, 2,1 a इज लेस देन b क्यूब बोला है, सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब। तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है?
this is false. Clearly, this means 1 comma 2 is the part of relation, but 2 comma 1 is not belongs to R, not the part of relation, right? ठीक है बेटा. सो हमने दो एलिमेंट माने यहाँ पे, एक 1 comma 2, 2 comma 1. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. यस, इट इज नॉट सिमेट्रिक. क्लियर बेटा? तो बच्चों यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं होगा. नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों. अगला केस देखते हैं. हमें हमें ऐसी चैन बनानी है कि ए कॉमा बी कॉमा सी, देन हमको सी कॉमा ए के बारे में पता करना है. ठीक ना? तो थोड़ा सा मेहनत लगता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन का ही काम हो सकता है यहाँ पे. देखिए, ए इज लेस देन बी का क्यूब. यदि मैं ए इज लेस देन बी का क्यूब, ये बनाना है. कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन बी का क्यूब. ठीक है ना? चलिए तो बनाते हैं. यदि मैं एक एलिमेंट ले लूं, मेरे ख्याल से नेगेटिव में जाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? चलिए तो देख लेते हैं. अब अगला केस हमारा बचा है ट्रांजिटिव के लिए. तो हम सबसे पहला नंबर जैसे कि यहाँ पे दिया है 3,3/2, तो देखते हैं 3,3/2 के लिए कंडीशन लगा करके कि वेदर ए इज लेस देन बी का क्यूब 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब है कि नहीं है. सो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 27/8. तो 8 3 24, 2 पॉइंट समथिंग. तो बिल्कुल ये सही बात है, ये ट्रू है. मतलब 3,3/2 is part of R, right? This is first thing. Now second, 3/2 comma 6/5. 3/2 comma 6/5. ठीक है बेटा? सो इसको चेक करते हैं. सो 3/2 और 6/5 के लिए देखते हैं कि ये रिलेशन का पार्ट है कि नहीं है. सो A is less than or equal to 6/5 का होल क्यूब. So 3/2 is less than or equal to 216 upon 125, right? बेटा 3/2 आएगा 1.5 एंड 216 अपॉन 125 भी आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा बट ज़्यादा आएगा. देख लीजिए करके. 216 अपॉन 125, 216 डिवाइड बाई 125 इक्वल्स टू कितना? 1.7. So 1.5 is less than or equal to 1.7. That is true. Okay. So finally what we have that 3,3/2 belongs to R. 3,3/2 belongs to R. And 3/2, I think 5/2. 6/5, sorry. 6/5 is also belong to R. Now chain बनाइए. अब ये पेयर बन गया. So this should also. So 3, अगर 3 6/5 से R को बिलोंग करेगा, है ना? तो हमको क्या करना है? टू चेक वेदर 3,6/5 is belongs to R. That is 3 is less than or equal to 6/5 का होल क्यूब. क्लियर बच्चों? अभी आपने देखा है ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है. ओके. और ये 3 है. सो क्या आ रहा है? विच इज फॉल्स. मतलब 3 की वैल्यू ये 1 पॉइंट समथिंग आ रही थी ना, अभी याद कर अपने. सो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 216 अपॉन 125. सो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये नियरली 1.7 आ रहा था, और ये वाला जो पार्ट है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. तो 3 तो बड़ा होगा. समझ गया ना? सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया. तो इस वजह से ये रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है. ओके. शो दैट द रिलेशन. मैं गलत क्वेश्चन में आ गया हूँ, सॉरी. ये क्वेश्चन था. सो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव. क्लियर हुआ बच्चों? चलिए देखिए.
टॉपिक है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं। तो अगर कोई आपके पास में सेट ए है और आपको पता है कि ए सेट से ए सेट में ही हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। अब मान लीजिए कि इसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले दो बातें मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। रिलेशन तो याद होगा आपको, अपने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट होते हैं, जैसे ए क्रॉस बी होते थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एम क्रॉस एन एलिमेंट निकलते थे तो नंबर ऑफ रिलेशन बनते थे 2 to the power m क्रॉस n। याद है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनते थे 2 की पावर m क्रॉस n। बट यहां पर सीन अलग है। यहां पर a क्रॉस a है, मतलब पहले भी सेट में n एलिमेंट है और दूसरे भी n एलिमेंट है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने आएंगे, n स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 2 to the power n स्क्वायर, राइट। 2 to the power n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब इसमें से ये कहा जा रहा है कि बताइए कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। तो लिखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इक्वल्स टू 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। ये नोट कर लें। सो फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस n, सॉरी, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। क्लियर। ये है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला। अब आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, आपके पास सेट ए दिया है, सेट ए इज गिवन हियर 3,5, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन ए। तो आपको फॉर्मूला बताया गया 2 की पावर n का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 2 to the power n, है ना। देखिए 2 की पावर n का स्क्वायर माइनस n, यही फॉर्मूला लिखा है ना मैंने। हाँ, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो एक्चुअली -2 थोड़ा सा ऊपर रखिए जिससे कि गलती ना हो। 2 की पावर -n। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगा। 4 पावर मीन्स यहाँ पर हो गई 2 की पावर 4 और माइनस में 2, सो 2 की पावर 4 और माइनस में 2। क्लियर। सो 2 की पावर 2 बच गया, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर। बेटर तरीके से आप इसको ऐसा लिखें, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ब्रैकेट लगा लीजिए, नहीं गलती हो जाएगी। 2 की पावर में n स्क्वायर माइनस n, डन। सो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n का फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। A relation R defined in a set A 1 2 3 4 5 6 7 by R equals to A comma B. Both A and B are either even or odd. आपको बताना है कि ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। देखिए तो आपको जो दिया गया है ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और रिलेशन आर है ए एंड बी आर बोथ आइदर ऑड और इवन, या तो ये दोनों ऑड हैं या इवन है। क्लियर। चलिए तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब हमारे पास जो ए सेट दिया गया है, ये मैंने सेट ए ले लिया और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 से लेके 7 तक के एलिमेंट है। सो 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा सेट भी है ए, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बेटा।
ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले रिलेशन बनाना है। रिलेशन के लिए क्या कहा गया है? रिलेशन आर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी। ओके, यहाँ पे आर ए कॉमा बी है। बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ऑड। ए एंड बी आर इवन और ऑड, या तो दोनों इवन है या तो ऑड है। चलिए तो मैं क्लासिफाई करता हूं। तो वन वन दोनों ऑड हो जाएंगे, तो वन वन होगा। देन इसके बाद वन टू नहीं आएगा क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। वन थ्री आ जाएगा, फिर वन फाइव, फिर वन सेवन। क्लियर बेटा? इस तरीके से हो गया। देन इसके बाद टू की पेयर बनाइए, तो टू वन नहीं आएगा क्योंकि दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। तो टू टू, टू फोर, टू सिक्स। देन थ्री वन, थ्री थ्री, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, राइट? देन फोर टू, फोर फोर, फोर सिक्स। देन फाइव वन, फाइव थ्री, फाइव फाइव, राइट है? थ्री वन, थ्री। हाँ, यहाँ पे हमने एक गलती करी है, यहाँ पे हमको थ्री सेवन लिखना था क्योंकि थ्री सिक्स में तो एक ऑड हो जाएगा एक इवन हो जाएगा। एंड हियर इट इज फाइव सेवन। क्लियर? सिक्स टू, सिक्स फोर, सिक्स सिक्स। क्लियर? एंड लास्ट सेवन वन, सेवन थ्री, सेवन फाइव, सेवन सेवन। चलिए, तो इतने कॉम्बिनेशन हमारे हो चुके हैं जिसमें इवन है या ऑड है। तो सबसे पहली बात है, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए हर एलिमेंट की खुद से पेयरिंग होनी चाहिए। सो वन वन, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फोर फोर भी है, फाइव फाइव भी है, सिक्स सिक्स भी है, सेवन सेवन भी है। क्लियर? तो लिखेंगे सिंस ईच स्मॉल ए दैट इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए comma a in relation, so it is symmetric, it is reflexive, the given r is reflexive। समझ में आया? सो जो यहाँ पे रिलेशन r है वो रिफ्लेक्सिव है। दिस इज कैटेगरी वन। सेकेंड केस बेटा क्या कह रहा है कि अब हम सिमेट्रिक देख रहे हैं। सो इफ वन थ्री इज प्रेजेंट देयर, सो थ्री इज वन इज ऑल्सो। वन फाइव है तो फाइव वन भी है। सो क्लियरली दिख रहा है कि सेकेंड केस कि फॉर एवरी a comma b that is belongs to r, there are element presents b comma a that also belongs to r। Clear? So it is symmetric। Any problem? थर्ड वन, अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी में हमको देखना पड़ेगा किससे पेयर बन गया। तो वन 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 थ्री, सो वन थ्री होना चाहिए। ओके, वन थ्री एंड इवन वाला एक ले लो जानबूझ करके। वन थ्री एंड थ्री टू तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑड ही आएगा या इवन ही आएगा। सो वन थ्री थ्री फाइव, सो वन फाइव। ओके, इवन में टू फोर, फोर सिक्स, तो टू सिक्स इज ऑल्सो देयर। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है? ट्रांजिटिव भी है। क्या है ये? ट्रांजिटिव है। क्लियर? बिल्कुल सही। तो ये ट्रांजिटिव भी आ रहा है हमारे पास में, तो हमको लिखना पड़ेगा कि फॉर एवरी a comma b that is belongs to r and b comma c that is also belongs to r, we have a comma c that also belongs to r। मतलब ए बी और बी सी के लिए ए कॉमा सी आर के अंदर बिलोंग करता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये बिलोंग करता है इसलिए देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। इट इज व्हाट? आर इज ट्रांजिटिव। ओके, ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। और ऐसी रिलेशन जो कि ऑल दीज प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट? हाँ, तो ये रिलेशन जो है
दिस इज ए टाइप ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। डन। सो ये कैटेगरी है इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो देखिए आंसर पूछा गया है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है एंड इक्विवेलेंस, तो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू सी, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलिए क्लियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों अब रिलेशंस में इतना ही है सब कुछ, इसके आगे रिलेशन नहीं है और आपको रिलेशन के पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डाउट पे ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाई। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास जो सेट है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, दिस इज फर्स्ट सेट ए। और रिलेशन क्योंकि ए से ए में ही जाएगा, हमारे पास जितने भी रिलेशन पढ़ने हैं ऑल दोज आर बाइनरी रिलेशन, मतलब खुद की फैमिली से खुद में। सो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सो यू नो कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब हमें ए क्रॉस ए बनाना पड़ेगा। चलिए तो ए क्रॉस ए देखिए कहाँ से कहाँ तक आएगा, ए क्रॉस ए आएगा 1,1 से लेकर के लास्ट एलिमेंट आएगा 5 से लेके 5, आएगा कि नहीं आएगा। और इसी में से रिलेशन छांटे जाएंगे। अब रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। देखिए भैया इवन किसका किसका डिफरेंस आता है, इवन जब कोई नंबर इवन में से इवन माइनस करोगे तो इवन आएगा, और ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो इवन आएगा। अगर इवन में से ऑड माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर। तो क्लियरली बात है फॉर मॉड ऑफ ए माइनस बी टू बी इवन, इनका डिफरेंस इवन होने के लिए ए कॉमा बी के जो पेयर होंगे बोथ ए एंड बी शुड बी इवन और ऑड। बोलिए हाँ है ना भैया, या तो दोनों इवन हो जाएं या तो दोनों ऑड हो जाएं। तो आइए देखिए जो हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा या तो ऑड ऑड या तो इवन इवन, तो 1 1 बनेगा, ठीक ना। फिर क्या बनेगा, इवन इवन या ऑड ऑड, फिर 1 3, फिर 1 5, यही बनेगा। फिर 2 में 2 बनेगा, 2 4 बनेगा, 2 6 बनेगा। बोलिए बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंस इवन तभी आएगा जब दोनों या तो ऑड हैं और दोनों या तो इवन है, राइट। अब 3 ऑड है तो 3 1 3 3 3 6, सॉरी 3 5 नॉट 6, फिर 4 2 4 6 एंड 4 4 भूल गया था, एंड लास्ट 5 1 5 3 एंड 5 6। ये देखिए क्लियर। अब कह रहा है कि बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज 1,1 भी बैठा है, 2,2 भी बैठा है, 3,3 भी बैठा है, 4,4 भी बैठा है एंड 5,5 भी बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा है। हाँ, सो ये रिफ्लेक्सिव होगा सिंस, जित किसमें क्या लिखना है अपन को, सिंस फॉर ईच ए दैट इज अ पार्ट बिलोंग टू ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है। क्लियर, मतलब सभी के ए कॉमा ए जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इवन प्रोड्यूस करेंगे। वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप ए माइनस ए करोगे तो जीरो आएगा विच इज इवन, और ये तो कंडीशन थी कि इवन होना चाहिए। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। सेकेंड सेकेंड केस देखते हैं, इफ ए माइनस बी का मॉड इवन आएगा तो डेफिनेटली बी माइनस ए का मॉड भी क्या आएगा, इवन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चाहे आप 3 में से 5 माइनस कर लो तो मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2 बनेगा, और आप 5 में से 3 माइनस कर लो सो मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2 बनेगा। सो एवरी टाइम यू हैव द सेम रिजल्ट, ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, यू विल हैव द सेम रिजल्ट, दिस इज इवन, राइट। क्लियर।
सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। क्लियर? हाँ, वैसे भी देखना चाहते हो यहाँ पे तो 1,3 भी है, सो 3,1 भी है। क्लियर हो गया? और बाकी एक तरीका और भी है, आप लिख सकते हो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर इवन आ रहा है, दो नंबर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है बेटा, मॉड अगर इवन आ रहा है, तो उसका यदि आप अपोजिट साइन ले लो, कैसे ले लो? माइनस कॉमन ले लो, b माइनस ए कर दो, तो ये क्या बनेगा? इवन बनेगा। और आपको पता है कि माइनस साइन कॉमन आकर के मॉड के बाहर प्लस हो जाएगा। सो क्लियर दिख रहा है कि b माइनस ए का मॉड भी क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो जब दिस मीन्स b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिया था हमने? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिया था, बिलोंग्स टू आर, और किस लॉजिक पर पहुंच गए? b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर पे। सो इसलिए क्या होगा? इवन होगा। क्लियर? लास्ट केस, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, राइट बेटा, एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मीनिंग क्या है? a कॉमा बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू इवन। बोलो क्लियर बेटा? मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू इवन है, मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो मैं इस नंबर को क्या मैं 2m लिख सकता हूं? क्योंकि इवन मतलब 2 का मल्टीपल होता है, हाँ या ना? तो यदि मैं मॉड हटाऊंगा तो a माइनस बी ओनली कितना बचेगा? a माइनस बी, मॉड हटाने पर सामने वाले पर प्लस माइनस आता है, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ b and c also belongs to r, so you can write b minus c is also a even number, so I can consider it is 2n. So now b minus c equal to, मॉड हटाने पर प्लस माइनस आता है सामने वाले का, तो इक्वल टू प्लस माइनस 2n, राइट? अब मैं क्या करता हूं, मैं a माइनस बी और b माइनस सी दोनों को ऐड कर देता हूं। इफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। b से b कैंसिल, कितना आ गया? a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन 2 लेकर के ब्रैकेट में आएगा m प्लस n। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ का प्लस माइनस अगर आप हटाते हो तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? मॉड चला जाएगा। तो मॉड a माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n। और कोई भी चीज अगर 2 का मल्टीपल हो तो क्या होती है वो नंबर? इवन होती है। होती कि नहीं होती है? सो यहाँ देखिए कि अगर a माइनस बी भी इवन है, b माइनस सी भी इवन है, तो यदि आप इसमें इवन और इवन को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आएगा? इवन ही आएगा। यहाँ मैंने लॉजिकली भी कर दिया है। सो मॉड ऑफ, sorry, this is a minus c, not a minus b. So mod of a minus c is also even. So a comma c belongs to r, so r is transitive. That's why r is an equivalence relation. Clear बेटा? अब आपको कह रहा है कि 135 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है आपको, कि 135 से कनेक्टेड कौन होगा। तो मैंने तो आपके लिए बना ही दिया है। देखिए 135, ये देखिए 1 यहाँ ये बैठा है, 3 यहाँ ये बैठा हुआ है, और 5 ये बैठा हुआ है। ओके, चलिए 135 की इक्विवेलेंस क्लास, ये 135 है, मतलब ये किसके साथ पेयर बना रहे होंगे? थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, मुझे डाउट लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओके, शो दैट ऑल द एलिमेंट 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2,4। बिल्कुल सही बात है भाई। भाई ऑड ऑड से कनेक्टेड होगा बेशक, तभी तो डिफरेंस जीरो आएगा। 135 क्या थे? ऑड थे ना बेटा। तो 135 देखो, 1 1 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, और 5 5 से कनेक्टेड है, हाँ या ना? और 2 4 में 2 2 से कनेक्टेड है, और 4 4 से कनेक्टेड है। ये देखिए, तो यही इनका कहना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the element of 24 are related to each other, but 135 is related, but no element of 135 is related to 24। तो आप लॉजिकली दे सकते हो कि 135 को आप 24 से रिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 135 है ऑड और 24 है इवन,
और किसी ऑड और इवन का जो डिफरेंस आएगा वो इवन नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। समझ में आ गया? क्लियर। बच्चों एक बार फिर से इसका लास्ट वाला पार्ट रिकॉल करता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है कि 1 3 5 जो है सारे के सारे ऑड हैं, और आपको पता है कि ऑड नंबर में से, क्योंकि 3 ही तो ऑड है इसमें, और ऑड का कनेक्शन किससे होगा बच्चों, ऑड से ही होगा। तभी तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। यस और नो? तभी तो डिफरेंस इवन आएगा ना, कि नहीं आएगा बताइए? क्योंकि भाई ऑड में से ऑड का जो मैग्नीट्यूड करेंगे आप, डिफरेंस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इवन आएगा। तो यू कैन राइट हियर ऑड माइनस ऑड इज इक्वल्स टू इवन। यस और नो? क्लियर? सो 135 का कनेक्शन किससे होना पड़ेगा, मजबूरी में 135 से ही होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड का ऑड से होना पड़ेगा, राइट? एंड 2 4 का कनेक्शन किससे होना पड़ेगा, तो 2 4 भाई इवन है, तो इवन के लिए आपको किससे डिफरेंस करना पड़ेगा, इवन से ही करना पड़ेगा, 2 4 से ही करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस आएगा। अभी मैंने बताया था आपको कि इवन में से अगर आप इवन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, इवन आता है। एनी डाउट? ओके, सो इवन माइनस इवन इक्वल टू इवन, दैट इज वाई यहाँ लॉजिकल लिख रहे हैं, वेल ऑल एलिमेंट 2 4 आर इवन, है ना, ये लिखा हुआ है। सिमिलरली ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे ऑल आर इवन। ठीक है ना, 2 4 से खुद रिलेट करेंगे। मगर ऑड और इवन कभी भी आपस में रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑड और इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड आता है, राइट? अगला क्वेश्चन देखिए, डाउट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है ये, मतलब आपके पास अब नंबर्स नहीं है कि आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सको, अब आपको कंसेप्चुअली अपनी बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए फॉर पॉइंट प्लेन गिवन बाई, मतलब एक प्लेन है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये मान लीजिए, सपोज कर लीजिए एक प्लेन है, इसके अंदर कुछ पॉइंट है, और P और Q दो ऐसे पॉइंट हैं, आपको ऐसे नंबर का रिलेशन लेना है, ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स लेने हैं जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। सपोज ये ओरिजिन है, तो जितनी डिस्टेंस ओरिजिन की P से है उतनी डिस्टेंस ओरिजिन की किससे होगी, Q से होगी, राइट? चलिए अब सबसे पहला कह रहा है कि show that this is an equivalence relation. Further, show that all point related to the point P that is not 0 0 is a circle passing through the point P with origin as center. ठीक है, देखिए पहला पार्ट है हम इक्विवेलेंस शो करेंगे, बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो मेन रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि R is the relation, R is the relation, R is the combination of the points P, Q, दो ऐसे पॉइंट हैं कि जितनी डिस्टेंस P की ओरिजिन से है उतनी डिस्टेंस Q की ओरिजिन से है। तो मैं मान लेता हूं OP इक्वल टू OQ, क्योंकि O का नाम मैंने ओरिजिन दे दिया है। क्लियर? चलिए पहली कसौटी देखते हैं कि क्या कोई पॉइंट खुद के साथ रिलेट हो, तो क्या हो पाएगा, जैसे मैंने कहा कि P कॉमा P, तो P कॉमा P मतलब जितनी डिस्टेंस P की ओरिजिन से है उतनी डिस्टेंस P की ओरिजिन से होगी। तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस दो अलग अलग तो हो नहीं सकती हैं, बताइए होंगी क्या? नहीं। सो क्लियरली P कॉमा P मतलब इसकी डिस्टेंस जितनी ओरिजिन से होगी उतनी डिस्टेंस इससे होगी। सो P कॉमा की फॉलोइंग द रिलेशन, सो P कॉमा P इज द पार्ट ऑफ R। सेकेंड पार्ट, P कॉमा Q अगर R से बिलोंग करता है, इसका मतलब OP इक्वल टू OQ, राइट? जितना ओरिजिन से P की डिस्टेंस है उतनी ओरिजिन से Q की डिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि रिलेशन का पार्ट है, करेक्ट? दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं इसको पलट दूं, यानी कि OQ इक्वल टू OP, जितनी Q की डिस्टेंस होगी उतनी P की होगी, मैंने पलट के लिख दिया, राइट? इससे क्या लॉजिक निकला कि Q कॉमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब यदि P कॉमा Q R के अंदर है तो Q कॉमा P भी R के अंदर होगा। क्लियर? सो इट इज व्हाट, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? सो क्लियरली R is symmetric here.
क्लियर है बेटा? तीसरी सिचुएशन है, एक और पॉइंट ले लो भाई साहब अपने मन से। मान लीजिए ये पॉइंट आर है, क्योंकि दो पेयर कम से कम बनने चाहिए रिलेशन के लिए। तो आपको क्या कंडीशन दी गई है कि पी क्यू और क्यू आर, ठीक है ना? पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू कॉमा आर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आर को स्मॉल ले लो बेटा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है बच्चों, या इसका नाम एस ले लो, इस क्वेश्चन वाले ने एस ले रखा है तो मैं भी एस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एस। ठीक है बच्चों, अगर p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू r मतलब जितनी ओरिजिन की p से दूरी उतनी ओरिजिन की q से दूरी, राइट? एंड q कॉमा s बिलोंग्स टू r मतलब जितनी o की q से दूरी उतनी s से दूरी, राइट? होगी कि नहीं होगी बच्चों, जोर से बोलो। बिल्कुल होगी। os, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, OP OQ के इक्वल है और OQ OS के इक्वल है, तो क्या मैं OP इक्वल टू OS लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? दिस implies that P comma S belongs to R, right? So R is transitive. R is transitive. Clear? अब कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ कर लिया, आगे पढ़े। फर्दर शो दैट द ऑल ऑफ सेट ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट P इज नॉट 0 0, मतलब ओरिजिन को छोड़ के जितने भी पॉइंट होंगे, ओरिजिन को छोड़ के जितने भी पॉइंट होंगे वो पॉइंट कौन से होंगे? वो पॉइंट वो होंगे जो कि सर्किल बनाएंगे ओरिजिन को एज ए सेंटर मान करके। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई? क्योंकि आपकी बात चल रही है कि ओरिजिन से उन दो पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, राइट? सो ये बीच वाला पॉइंट तो आपका ओरिजिन बन जाएगा, इक्विडिस्टेंट। बीच वाला पॉइंट आपका ओरिजिन है। अब कह रहा है कि वो सारे पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट इधर आ जाए, और क्योंकि डिस्टेंस सेम है एवरी टाइम, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कहां पर घूमने का अधिकार है? सर्किल के ऊपर, राइट? एग्जैक्टली। तो ये सारे के सारे पॉइंट P ओरिजिन को छोड़ करके, राइट, कहां पे बैठे होंगे? विल बी दोज पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम, वो पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी? सेम होगी। और set of all the point forms a circle with center at the origin and circle passing through point P। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखने की आइडियोलॉजी अच्छे से आइडिया होना चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, काम कम है बातें ज्यादा हैं, ये ऐसा टॉपिक है। काम कम करना है मगर बातें ज्यादा सुनानी है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल आर, ट्रायंगल T1 कॉमा T2, T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब बेटा हमारे पास जो एक फैमिली है आर, इस रिलेशन के अंदर हमारे सामने वही ट्रायंगल बैठे हुए हैं T1 और T2 जो कि एक दूसरे के सिमिलर है। मतलब पहला ट्रायंगल T1 और T2 एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है, राइट? अब शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या यदि मैं बोलूं कि T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, क्या ये बात गलत होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होते ही है। सो ये सिमेट्रिक होगा। T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, राइट? यस। फॉर एवरी ट्रायंगल, फॉर एवरी इक्विवेलेंट ट्रायंगल, it is equivalent to itself. Okay, triangle similar to itself, not equivalent, similar to itself. So T1, if T1 comma T2 belongs to R, then this implies that T1 यहाँ लिखना पड़ेगा कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, राइट? बन जाएगा। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर ईच ट्रायंगल T1 बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि इसने सेट A बोला है, जिससे ट्रायंगल इसने उठाए हैं वो सेट A है। क्लियर? हाँ।
तो भाई साहब हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता ही है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। सेकेंड केस, अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा पहले के भी सिमिलर होगा। सो लिखना पड़ेगा इफ T1, T2 इज बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट T1, T2, T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। हाँ या ना? मतलब अगर पहला दूसरे के सिमेट्रिक है, सिमिलर है, तो दूसरा पहले की भी सिमिलर होगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। लाइक, क्लियर? थर्ड, बहुत ही सिंपल सी बात है भैया, T1, T2 बिलोंग्स टू R है एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R है, so definitely T1, T3 also belongs to R. No problem. Yes or no? Yes. So T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. Therefore, T1 is similar to T3. So T1, T3 belongs to R. So all the properties are here: symmetric, reflexive, and transitive. Clear? चलिए क्वेश्चन के अगले पड़ाव पे आते हैं। अगला पड़ाव क्या कह रहा है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का अगला पड़ाव कह रहा है कंसीडर थ्री right triangles T1. Consider three right triangles T1 with side 3, 4, 5. T2 is 5, 12, 13 and T3 is 6, 8, 10. भाई साहब यहां पर तीन ट्रायंगल दिए गए हैं। ट्रायंगल T1 राइट ट्रायंगल है, तीनों 3, 4, 5, 5, 12, 13 एंड 6, 8, 10। तो तीन ट्रायंगल आपको दिखा दूं मैं। पहला ट्रायंगल है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 होगा, वन इज 3, 4, 5। दूसरा है, आई थिंक 6, 8, 10 है। दूसरा ट्रायंगल है 3, 4, 5, एक 6 से 10 भी है। तो पहले वाले का नाम T1 है, T3 का नाम है 6, 8, 10 एंड थर्ड का नाम है T2 का नाम, सॉरी, T2 विथ 5, 12, 13। सो T2 विद, दिस इज 5, दिस इज 12, दिस इज 13। ओके, क्लियर? ये तीनों राइट ट्रायंगल दिए गए हैं। अब इनसे क्या पूछा गया है? इनसे पूछा गया है देन विच ट्रायंगल T1, T2, T3 आर रिलेटेड। बताइए इसमें से कौन से रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? तो भैया सिमिलैरिटी का रिलेशन है, तो यदि मैं T1 और T3 में देखूं, इन T1 एंड T3, क्लास 10th में सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्या था? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। तीनों का रेशियो सेम आएगा, इक्वल टू 1/2, 1/2 एंड 1/2। याद आ गया? और अगर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते थे तो वे ट्रायंगल क्या होते थे? सिमिलर ट्रायंगल। याद आ गया? तो यहाँ पे कौन कौन सिमिलर है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। T1 इज सिमिलर टू T3, राइट? क्लियर है? और यदि मैं इसको देखूं, 3/5, 4/12, 13/5/13, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक ना? इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं निकल रही है, केवल फर्स्ट सेकंड में रिलेशनशिप आ रही है। सो ओनली T1 and T3 are in the same ratio. Corresponding sides of the triangle T1 and T3 are in the same ratio. So T1 is similar to T3, hence T1 is only related to T3. Clear? हाँ, T2 किसी से रिलेट नहीं करेगा, केवल T1 T3 से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। डन? एनी प्रॉब्लम? बच्चों समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया।